नमल। सिया BMW इस बंगले के पोर्च में रुकी। शोफर ने फौरन दरवाज़ा खोला। हाशिम बाहर निकला और सोनिया की उंगली पकड़े उसे भी बाहर लाया। फिर ग्लासेस उतारकर गिरबान में अटकाते हुए दाखिली दरवाजे को देखा, जहाँ शहरीन खड़ी थी। वो अभी उठी थी, मगर बॉब कट बाल बिल्कुल सेट थे। बाय बाबा। सोनिया को मिलने झुका तो उसने बाप के दोनों गाल चूमे। फिर पीछे उतरते नौशरवान को हाथ हिलाया। बाय शेरू। वो जो खुशगमीन निगाहों से सिर्फ शहरीन को देख रहा था, बदिक्कत मुस्कुराकर सर को खम दिया। सोनिया भागती हुई माँ के गले लगी, जो उसके लिए झुकी थी, इन दोनों से कतन बेनियाज। मेरा बेबी। आंखें मूंदे बच्ची को साथ लगाए वो बड़बड़ाई। हाशिम एक हाथ जेब में डाले दोनों को मुस्कुरा कर देख रहा था। बताया है सोनिया ने मुझे रास्ते में कि उसे कितनी ख्वाहिश थी हमारे हनीमून की तस्वीर देखने की। शहरीन बेइख्तियार सीधी हुई, निगाहें फिसलकर खुद को चुभती आंखों से देखते हुए शेरू पे गई। उसकी गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मातूम हुई तो वो बज़ाहिर लापरवाह थी। सोनिया को सर के इशारे से अंदर भेजा। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगी? वो मुस्कुराते हुए आगे आया, उसके बिल्कुल मुकाबिल खड़ा हुआ और आंखों में देखकर बोला, तुम क्या कह रहे हो? वो उकताई। शहरीन, इंसान में इतने गट्स होने चाहिए कि अपने अमल की जिम्मेदारी ले। तुमसे अच्छा तो सद ही निकला। 2 हाथ लगाए मेरे गार्ड ने तो सब बक दिया कि किस तरह तुमने उसे पासवर्ड दिया, और हाँ, वो भी मेरी ही बेटी के केक पे। तुम अच्छी जासूस बन सकती हो वैसे। तुमने ISI के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? शहरीन के आबरू हैरत से उठे। सादी ने? ओह, तुम्हें लगा था वो नहीं बताएगा? शहरीन की आंखों में गुस्सा और बेजारी उभरी। मैं तुमसे इतनी उकता चुकी हूँ कि तुम्हारे खिलाफ मदद मांगने वाले को इनकार नहीं कर सकती, और किसी अच्छे दोस्त को तो बिल्कुल नहीं। ओह, अच्छा दोस्त। क्या तुमने नोट किया? बिना मुड़े नौशरवान से सवाल किया, और उसको दूसरी दफ़ा सदमा हुआ था। अभी तक उम्मीद थी कि शायद, मगर अब नहीं। गम गुस्से में बदलने लगा। वो भाई के अकब से निकलकर आगे आया। क्या तुम्हें मैं ही मिला था इस्तेमाल करने के लिए? भवें बीचे वो गुस्से से कह रहा था। वो भी इस लूज़र सादी के लिए? उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और बदला तो मैं तुमसे भी लूँगा। गो कि हाशिम यही चाहता था, मगर नौशरवान का पारा तेज़ चढ़ता देखकर गुस्सा काबू करने के लिए उसे उसकी कोनी थामना पड़ी। नौशरवान सर झटक कर रुख मोड़ गया। शहरीन बस सब्र से इन दोनों को देखी जा रही थी। आइंदा मेरे खिलाफ किसी की मदद करने से पहले ये सोच लेना कि फिर तुम्हें सारी ज़िंदगी अपनी बेटी की शक्ल देखने नहीं दूंगा, और अगर कोई शक हो तो पहली किस्त तुम 3 दिन बाद देखोगी, जब तुम छुट्टियों पे दुबई अकेली जाओगी। सोनिया को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि 2 दिन गुजार लो उसके साथ। शहरीन के तासुरात बदले, बेचैनी, परेशानी। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। हाशिम, सोनिया मेरे साथ जाएगी, यही तय हुआ था। तय करने वाला मैं था, मनसूख भी मैं ही कर रहा हूँ। मुस्कुराहट गायब थी और दुरुस्ती से चबा चबा कर कह रहा था, खुला के वक्त अपनी बेटी मैंने तुम्हारे हवाले की थी कि तुम माँ हो, सो मैंने तुम पे एहसान किया था। तब से हफ्ते में 2 दिन अपनी बेटी को लेकर जाता हूँ, बाकी वो तुम्हारे साथ ही रहती है। तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं मिलती, और इस सब का सिला तुमने मेरी पुश्त पे वार करके दिया। उसकी आवाज़ ऊंची हो रही थी। नौशरवान अब ज़रा कम गुस्से से उसको देख रहा था, अंदर से परेशान भी था। शीरीं बेटी के बगैर कैसे रहेगी? मैं सोनिया के बगैर कैसे रहूँगी? तुम ये नहीं कर सकते। उसका सारा तनतना झाग बनकर बैठ गया। ये तो पहले सोचने वाली बात थी। 2 दिन गुजारो और तीसरे दिन मेरी बेटी को वापस छोड़ जाओ, और ये तो तुम जानती ही हो कि मेरी बेटी को मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम दुनिया के किसी मुल्क ले जाना तो क्या, इस मुल्क से भी निकाल नहीं सकती। उसने सिर्फ पासवर्ड मांगा था, उसे वो वापस चाहिए था जो तुमने उससे लिया था। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ की बात कर रहा था। तुम मेरे साथ यूँ मत करो हाशिम। हाशिम चौंका, फिर सर झटका। नहीं पता था तो तुमने उसकी मदद क्यों की? तुम्हारी बेटी का बाप हूँ मैं, और ये तुम्हारी बेटी का चचा है जिसको तुमने यूज़ किया। सो अब तुम सोनिया को लेकर नहीं जा रही, कतई अंदाज में कहकर वो मुड़ गया। दोनों तेज़ तेज़ कार तक वापस आए। दरवाजे झट खोले गए। शेरी खड़ी रही, बेबसी परेशानी से लब काटती। मैंने सादी को
अंडर एस्टिमेट किया था। हाशिम बैठते हुए बड़बड़ाया। नौशरवान ने बेइख्तियार उसे देखा। मतलब क्या तुम सुन नहीं रहे थे? उसे वो चाहिए था जो मैंने उससे लिया था, वारिस के लैपटॉप के डॉक्यूमेंट्स। वो मेरे पास थे, कहते हुए शोफर को इशारा किया। वो सर हिलाकर ड्राइविंग सीट की तरफ आया। मगर 15 मिनट में वो कितने डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता है? शायद एक भी नहीं, मगर 15 मिनट में वो इन सब को कॉपी ज़रूर कर सकता है, कहकर हाशिम जैसे सारी दुनिया पे लानत भेजकर खिड़की से बाहर देखने लगा। नौशरवान खामोश हो गया। उसे शेरी की हालत देखकर खुशी नहीं हुई थी। शेरीन का कसूर नहीं था, ये सादी था जो हर चीज़ के दरमियान आया था। उसका कसूरवार हमेशा सादी निकलता था। सुबह की सुनहरी सफ़ेदी में गर्मी की हिद्दत बढ़ती जा रही थी। मरहूम जुल्फ़िकार यूसुफ के घर में चलते एयर कूलर ने टीवी वाले कमरे को कदरे ठंडा कर रखा था। नुसरत इधर उधर बिखरी चीज़ें समेट रही थी। साथ साथ राहदारी की गोल मेज़ पे बैठे हुनैन और उसामा को लेक्चर भी जारी था। इतना नहीं होता कि जो चीज़ उठाओ उसे जगह पे रखो। अम्मी, मैं सब कुछ जगह पे वापस रखता हूँ, सैम ने एहतजाजन किया। जी, मगर किसी और की जगह पर, हुनैन ने बात मुकम्मल की। वो साथ चाय भी पी रही थी। तुम तो जैसे सब ठीक रखती हो ना। अभी तुम्हारी अलमारी खोलूं तो कपड़ों का माउंट एवरेस्ट नीचे गिरेगा और जैसे तुम इस माउंट एवरेस्ट तले दब कर जख्मी हो जाओगे। उसने सुकून से दूसरा घूंट भरा। आज फ्रेंच चोटी बनाने की जहमत नहीं की थी। खुले बाल, सीधे मगर ज़रा बिखरे हुए थे। नुसरत मज़ीद इन दोनों को कुछ कहे बगैर राहदारी से गुजरकर शादी के कमरे तक गईं। इतना तो वो देख चुकी थी कि वो फजर तक काम करता रहा था, फिर सोकर 9 बजे उठ भी गया था। बेड पे बैठा चुकर्स के तस्मे बांध रहा था। नुसरत ने प्यार से उसे देखा। वो बड़ा हो गया था और लंबा भी, मगर उसके चेहरे पे एक नौ उम्र लड़कों वाली सादगी और मासूमियत अब भी थी। वो सीधा हुआ तो माँ को खड़े पाया, सती हुई आंखों से मुस्कुराया। क्या बातें हुई बड़े अबू से? वो उठकर लैपटॉप बैग में समेटने लगा। वही उनकी पुरानी फिक्र, जुमर की शादी। उन्होंने थकी हुई सांस खींची। सती खामोशी से चीज़ें समेटता रहा। वो उसको समझा समझा कर थक गए हैं, मगर वो नहीं मानती। सादी, तुम समझाओ ना। अब तो तुम्हारी बातचीत होती है पप्पो से और तुम्हारी बात वो हमेशा मानती है। सादी ने बैग का स्ट्रैप कंधे पे डाला। चेहरे पे छाए हज़न को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कुछ कहने लगा था कि फ़ोन बज उठा। जैसे जान बच गई। नुसरत बात भूलकर वापस चली गई और उसने अनजाना नंबर उठा लिया। मिलना है मुझे इसी वक्त। किधर आऊँ? फारिस के अल्फाज भी उसकी तरह होते थे। ठक ठक ठक। मैं तो निकल रहा था। रेस्टोरेंट आ जाएं? उसने दरमियान का रास्ता निकाला। आधे घंटे तक। और फ़ोन बंद। ये मामू भी ना आगे पीछे की बात नहीं करेंगे कभी। उसने मुस्कुराकर सर झटका। फिर नुसरत की बातें याद आईं। पुप्पो क्या अब भी उसकी मानती थी? वो बाहर आया तो हुनैन पुरजोश हाथ हिलाकर सैम से कह रही थी, और इतने बड़े खुले लॉन्स। सैम, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हमारा भी इतना बड़ा घर हो और खूब दौलत हो हमारे पास भी? नहीं, ये नहीं कि हमारा छोटा घर मुझे बुरा लगता है, ये सब भी अच्छा है, मगर ज़्यादा बड़ा घर सोचो सैम। सैम ने पीछे से सदी को आते देख लिया था, सो जवाब नहीं दिया। उसको सही जवाब मालूम भी नहीं था। तुम तो हो ही कुएं के मेंढक, तुम्हें क्या पता। लेकिन वो अफसोसा हुई। अगर मैं ये बात अपनी किसी दोस्त से करती तो वो कहती कि लालच बुरी बला है। क्या ज़्यादा पैसे की ख्वाहिश होना बुरी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। अकब से आते सदी ने कहते हुए उसका कप उठाया और घूंट भरा। हुनैन चौंकी, मगर भाई को देखकर ज़्यादा पुरजोशी से पूछने लगी, मगर कैसे भाई? हर किसी का दिल चाहता है कि उसके पास बहुत पैसा हो, मगर लोग ये एतराफ़ करने से डरते हैं कहीं उनको गलत या लालची ना समझा जाए। वरना माल की मोहब्बत बुरी नहीं है। ज़िंदगी में ऊंचे गोल होने चाहिए, ये इंसान को मुतहरिक रखते हैं। बस उनको हासिल करने के लिए गलत तरीका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सुलेमान ने भी तो अल्लाह की याद के लिए माल की मोहब्बत इख्तियार की थी ना। हुनैन खुले दिल से मुस्कुरा दी। वो ऐसा भाई था जिससे बआसानी सब कहा जा सकता था और वो आपको बिल्कुल जज नहीं करता था। रेस्टोरेंट नीम वीरान था। उनका कारोबार वैसे भी कोई बहुत फ़ायदे में नहीं था, फिर भी गुजारा हो जाता था। उसने अपनी मखसूस मेज़ पे बैग रखा ही था कि फ़ोन बजने लगा। संडे को भी लोगों को चैन नहीं आता।
کہتے ہوئے جب نمبر دیکھا تو الرٹ سا ہو گیا۔ سعدی، شہرین بات کر رہی ہوں، وہ بیزار مگر ضبط سے بولی۔ جی، میرے پاس آپ کا نمبر، سوری میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکا، اب اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہاشم ابھی بھی یہاں سے نکلا ہے، وہ سونیا کو میرے ساتھ چھٹیوں پہ نہیں جانے دے رہا۔ مگر کیوں؟ یہ تو تم بتاؤ گے۔ کیا اس لیے مجھ سے مدد مانگی تھی تم نے کہ پکڑے جانے پہ سارا ملبہ مجھ پہ گرا دو؟ وہ تیزی سے بولی۔ سعدی کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ کیا تم نے ہاشم کے سامنے میرا نام کیوں لیا؟ میں نے؟ ہاشم کے سامنے؟ کس نے کہا آپ کو؟ وہ شاک تھا۔ چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ کیا ہاشم کے گارڈز نے جب تم پہ تشدد کیا تو تم نے میرا نام نہیں اگل دیا؟ کیا یہ ہاشم؟ اوف، اس کا سر چکرا گیا تھا۔ اس آدمی کو کوے کیوں نہیں کاٹتے؟ اس کے جھوٹ پہ یقین کر کے آپ نے اعتراف کر لیا؟ اوف اوف ہے آپ کے لیے۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ نہ میں نے کچھ بتایا، نہ مجھے کسی نے چھوا۔ اس سے زیادہ میں اپنی صفائی نہیں دوں گا۔ شہرین نے گہری سانس لی۔ مجھے تم پہ یقین ہے، وہ واقعی جھوٹ بول رہا تھا۔ بہرحال وہ جانتا ہے کہ اس میں تمہارا ہاتھ ہے اور نوشروان مجھے سنگین نتائج کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ نوشروان کیوں؟ وہ چونکا۔ میں نے اس کے ذریعے پاسورڈ لیا تھا۔ سعدی چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے کچھ برا لگا تھا۔ آپ کو نوشروان کو یوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اوکے، ساری غلطی میری، مجھے تمہاری مدد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک تو میں اتنا خطرہ مول لے کر تمہارا کام کیا صرف اس لیے کہ تم مجھے فیور دے چکے ہو، اور آگے سے تم مجھے اخلاقیات کی تلقین کر رہے ہو۔ وہ تلخی سے بلند آواز میں کہی جا رہی تھی۔ میں نوشروان کو پسند نہیں کرتا اور اس کی بالکل بھی عزت نہیں کرتا، مگر اس قصے میں وہ ڈائریکٹ انوالو نہیں تھا، اس لیے اسے استعمال کرنے پہ نجی افسوس ہوا ہے، بس یہی ساری بات ہے۔ اور یہ سارا قصہ ہے کیا؟ شہرین نے پوچھا۔ سعدی خاموش رہا۔ خیر جو بھی ہے، مجھے میری بیٹی چاہیے سعدی، تمہاری وجہ سے وہ اسے میرے ساتھ نہیں جانے دے گا۔ آپ ایک ماں ہیں، اسے خاموشی سے لے کر نکل جائیں تاکہ وہ اگلے 24 گھنٹے میں میرے سر پہ پہنچ کر میری بیٹی چھین لے اور کبھی مجھے اس کی شکل نہ دیکھنے دے۔ میں اس کو لے کر دنیا کے کسی بھی حصے میں چلی جاتی اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہاں وہ نہیں پہنچ سکتا، اور پھر میں کیوں بھاگوں؟ میری زندگی یہاں سیٹل ہے، دوست، ماں باپ سب یہاں ہیں، اور میں اس روٹین میں خوش تھی، مگر اس کا گلا تھک گیا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ آئی ایم سوری۔ سوری کافی نہیں ہے، تم ہاشم سے بات کرو، تم نے اس کا جو چرایا اسے واپس کر دو۔ یہ تو میں کبھی نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ نوشروان سے ایکسکیوز کر لیں تو شاید وہ کچھ کر سکے۔ تم کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا، ایمانداری سے بتا رہا ہوں۔ میری بات ہاشم نہیں مانے گا، اب نوشروان نہیں تو سونیا کو راضی کر لیں، وہ ضد کرے گی تو ہاشم مان جائے گا۔ وہ کرسی پہ بیٹھا گلاس وال کو دیکھتے کہے جا رہا تھا۔ یکدم کوئی جھلک دکھائی دی، گہرے بھورے گھنگریالے بال۔ اس نے چونک کر گردن موڑی، پھر اجلت سے خداحافظ کہہ کر فون رکھتا کھڑا ہوا۔ وہ اس کو دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ آنکھوں کا گلابی پن اب مدھم تھا۔ سعدی سانس روکے کھڑا تھا۔ وہ خوف زدہ تھا، اور امید تھا، وہ پریشان تھا، خوش تھا۔ زمر خاموشی سے کرسی پہ بیٹھی، چہرہ بنا تاثر تھا، بال جوڑے میں تھے، ایک لٹ گردن کو چھو رہی تھی۔ بھابھی نے بتایا تم ادھر ملو گے۔ سعدی کو دیکھتے ہوئے وہ متوازن لہجے میں بولی۔ تو زمر گھر گئی تھی؟ ایک ہفتے میں دوسرا چکر۔ سعدی بھی سر ہلاتا بیٹھا۔ چھٹی پہ ہوں آج کل، کام وغیرہ ادھر لے آتا ہوں۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ زمر لہجے بھر کو بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد PhD کے لیے جاؤں گا، مگر ابھی نہیں۔ حنین کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے، پھر امی اور سیم کو ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ احتیاط سے بول رہا تھا۔ زمر کا کوئی بھروسہ نہیں کس بات سے رات والے واقعے کا ذکر چھیڑ دے۔ اور تمہاری شادی؟ سعدی نے مسکرانے کی صحیح کی، مگر زمر کی خود کو اندر تک دیکھتی پرسکون نگاہیں ڈرا رہی تھیں۔ وہ تو امی اور آپ طے کریں گی، جس سے بھی کر دیں۔ سر جھٹک کر سعدی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ پھر چہرہ اٹھایا تو وہ ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کہہ دے پھپھو جو کہنے آئی ہیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے گلابی لکیریں ابھرنے لگیں۔